वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में इंतहाई अहम टॉपिक पर बात होने वाली है। कुछ चीज़ें होती हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ट्रेंड बहुत कम है। मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करूँगी। वो इसलिए कि आपको ज़िंदगी की एक दौड़ होती है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, आज ऑफिस जाना है, ये काम करना है, ये काम करना है। और इसमें सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज हम किन चीज़ों को करते हैं? अपनी हेल्थ को हम इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं। जबकि अगर आप अपने ही, मेरी एक सिस्टर बाहर हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो एक्चुअली अक्सर बताती होती हैं कि जी उनके डॉक्टर की कॉल आ गई, उनकी डिफरेंट टाइमिंग में उनके टेस्ट होने होते हैं, तो बार बार उनको ईमेल आती है, कॉल्स आती हैं कि जी आपने पहुंचना है डॉक्टर के पास और अपनी ये आपने जो है वो लैब्स करानी है और ये टाइम इतना ड्यू है, इसमें तो ज़रूरी है। बट हमारे पास अब हमारा एक रवैया क्या है कि जी हमें सबसे गैर ज़रूरी अमल ये लग रहा होता है कि कुछ सिम्टम्स अगर फील भी हो रहे हैं, लेट्स सपोज एक नॉर्मल चीज़ों में अक्सर फील हो रही होती है कि मुसलसल सर में दर्द रह रहा है, हम समझते हैं शायद हम काम ज़्यादा कर रहे हैं इस वजह से हो रहा है, हम उसको कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि वजह क्या होगी। उसके लिए अगर कोई आपको कह दे कि अच्छा जी कोई टेस्ट करा ले, तो हम कहते हैं यार इसकी क्या ज़रूरत है, नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसे पेन किलर खाते रहो तो टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत ही नहीं है। बट इंतहाई अहम चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और खुदा न खास्ता बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि आपको एंड पे जाके पता चलता है कि आपको ये मसला था, आपने कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की है कि आपको अपने टेस्ट कराने हैं, तशखीसी अमल कराना है जब तक डॉक्टर ना कहे। और अगर डॉक्टर कोई महंगा टेस्ट भी लिख देता है तो हम कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं है, हम नहीं करा सकते हैं ये टेस्ट। सो बहुत सारे लोग मैंने देखा कोविड में जिन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया, पता था कोविड है बट उन्होंने कहा जी कोई नहीं हमने टेस्ट नहीं कराना। आपको सिम्टम्स फील भी हो रहे हैं, खौफजदा हो रहे हैं, टेस्ट नहीं कराना। सो इन रवैयों को बदलने की ज़रूरत होगी। अगर आप हेल्दी माशरा चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपने डिफरेंट टेस्ट कराते रहें। अब इसके लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं चुगताई लैब के हवाले से, जो कि अपने सारिफीन के लिए बेहतरीन सहूलियात दे रही है। मैंने भी जब कभी टेस्ट कराने होते हैं, मेरे फ़ोन में नंबर है, मैं टीम को घर भी बुला लेती हूँ, खुद भी जाकर करा लेती हूँ। आपका एक ट्रस्ट लेवल है जो कि डेवलप हो जाता है। वो किस तरह से हो सकता है? चुगताई लैब अपने सारिफीन को किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है, यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट की सहूलत मौजूद है, किस तरह से एतमाद बहाल किया जाता है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये तशखीसी वो अमल है जो अच्छी और टाइमली हो जाए तो आपका खुदा ना खास्ता आगे कोई ऑपरेट होना है, सर्जरी होनी है, वो अमल आपके टेस्ट पे जो है वो उसका इन्हसार होता है। तो अगर आपके टेस्ट ही कॉम्प्रोमाइज होंगे, उन पे ही क्वेश्चन होगा, वही आपने अच्छी जगह से नहीं कराए होंगे, तो फिर आगे का काम नहीं हो सकता। मैं अपने मेहमान का तारुफ कराना चाहूंगी। डायरेक्टर ऑपरेशन चुगताई लैब डॉक्टर उमर चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत एक कहते हैं ना प्राइम एक वो होता है स्टेप कि आप अपने टेस्ट करा रहे हैं। पहले तो लोग कराते ही बहुत कम है, बट आप करा रहे हैं, आप कहाँ से करा रहे हैं, किस लैब का आपने इंतखाब किया, बड़ा मैटर करता है। क्योंकि यहाँ से ही आपका एक वो जो प्लान होता है ना कि अब आपका इलाज किस तरह से होना है। तो ये तशखीसी अमल कितना इंपॉर्टेंट होता है, ज़रा इस पर रोशनी डाल दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने बात सही की। जो तशखीसी अमल है ना वो बहुत ज़रूरी है पेशेंट को और डॉक्टर्स को गाइड करने के लिए कि किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और तशखीसी अमल लैब से पहले एक अच्छे डॉक्टर से एक जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन से भी शुरू हो सकता है। जिस तरह आपने बात की तो मुसलसल सर दर्द की, तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, जिसके लिए किसी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक डॉक्टर या इवन किसी फार्मेसी से जाके भी ब्लड प्रेशर चेक करवाया जा सकता है। और उमर साहब अब तो हमें एज वाला फैक्टर भी नहीं देखना चाहिए कि अच्छा मेरी तो 20 साल उम्र है, क्यों मुझे ब्लड प्रेशर होगा, अब इस उम्र में भी हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज आजकल का जो दौर है उसके अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं हमारी ज़िंदगी में। और मैं सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा फ़िज़िकल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप सड़क पे निकलें तो ट्रैफिक का शोर, फिर अगर एयर क्वालिटी देखें, फिर नेचुरली फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत सारे। तो इसलिए कोई शख्स स्ट्रेसेस से इम्यून नहीं है। तो चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, फिर इसी तरह एक और बहुत बड़ा फैक्टर ख़ास तौर पर ख़वातीन में जो मुसलसल हेडेक का बायस बन सकता है, इट इज़ के लो हीमोग्लोबिन, अनीमिया। और उसके लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट किया जा सकता है, ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, जिससे डायग्नोज किया जा सकता है। और पाकिस्तान में बहुत बेशतर ख़वातीन ऐसी हैं जिनका हीमोग्लोबिन ऑप्टिमल नहीं है, और अगर थोड़ी सी इंटरवेंशन कर ली जाए, थोड़ी सी ग़िज़ा इंप्रूव कर ली जाए। बच्चों में ये बड़ा इशू है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह आपने बात की कि अगर टाइम पे प्रॉपर तशख़ीस हो जाए तो लाइफस्टाइल
क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव कर सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी अच्छी लैब से टेस्ट करवाया जाए। अच्छी लैब का रोल क्या होता है? क्यों लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए? क्योंकि अब हमें तो जो टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है। आप एक अच्छी लैब जो होती है, मुझे तो ना वो अक्सर समटाइम फील होता है कि आप कहीं गए हैं, आपका वो जो ऊपर प्रॉपर टैग किया जा रहा है, ये चीज़ें इतनी मैं खुद ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, इधर उधर ना हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होता है जी। किसी भी इदारे की क्वालिटी जो है वो सिर्फ उसके वो टेक्निकल अमल से नहीं शुरू होती, वो हर प्रोसेस को मैटर करता है। उसके अंदर सैम्पल कलेक्ट किस तरह किया जा रहा है, उसको लेबल कैसे किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा रहा है, फिर टेस्ट किस मशीन पे किया जा रहा है, उस मशीन को कितना मॉनिटर किया जा रहा है, और फिर रिपोर्ट कितनी जल्दी और कितने टाइम से पेशेंट को सहूलत के साथ डिलीवर की जा रही है। तो हर स्टेप पे गुंजाइश होती है प्रोसेस को इम्प्रूव करने की, प्रोसेस को मॉनिटर करने की। इसीलिए जब कोई इंटरनेशनल इदारा आके किसी अच्छी लैब को असेस करता है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, तो वो सिर्फ लैब के टेक्निकल क्वालिटी नहीं देखता, वो पूरे प्रोसेस को देखता है कि आप पूरे प्रोसेस के अंदर किस तरह पेशेंट वेलबींग पे काम कर रहे हैं। क्यों हमें चुगताई लैब का इंतखाब करना है? बाकी लैब से किस तरह से डिफरेंट है? अब हमने तो यहाँ तक ही जानते ना कि हम गए अपना ब्लड सैंपल देकर आ गए। अब जो पीछे वाली चीज़ें हैं उन पे आपने रोशनी डालनी है कि किसी तरह से सफाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। आपके जो लोग बैठे हैं वो कितने ट्रेन हैं, किन किन चीज़ों को देखा जाता है और कीनली क्या उनको ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, पहली बात है कि चुगताई लैब अल्लाह का शुक्र है अच्छी लैब है, लेकिन चुगताई लैब पाकिस्तान की वाहिद अच्छी लैब नहीं है। और भी बहुत सारी अच्छी लैब्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उन सब की हमें इंकरेजमेंट करनी चाहिए। जी बिल्कुल। जिस तरह मैंने कहा कि एक अच्छी लैब के लिए ज़रूरी है कि वो एक टेस्ट के तमाम पहलुओं पे फोकस करे, चाहे वो सैम्पल कलेक्शन का अमल है, चाहे वो टेस्ट की सैम्पल की ट्रांसपोर्टेशन का अमल है, और फिर जिस तरह टेस्ट जिस इक्विपमेंट पे किया जा रहा है उसका क्वालिटी एश्योरेंस कितनी रेगुलरली हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, और फिर जिस क्वालिटी के डॉक्टर्स और पैथोलॉजिस्ट उस लैब में काम कर रहे हैं बहुत मैटर करता है। हमारे पास पिछले 12 साल से 13 साल से अपना रेजिडेंसी प्रोग्राम चल रहा है, तो हम CPS पैथोलॉजिस्ट प्रोड्यूस करके पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो जहाँ पे भी काम के साथ साथ टीचिंग का अमल जारी हो, तो उसमें फिर गुंजाइश गलती करने की और कम हो जाती है, बिकॉज आप कर भी रहे हैं, आप दिखा भी रहे हैं काम कैसे करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो और अल्लाह का शुक्र है हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत सारे हैं जो हमारे साथ ही फिर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, कुछ और लैब्स में सर्व कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर भी सर्व कर रहे हैं। क्या वो तमाम जिसे हम कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी मौजूद है? क्योंकि अब आप इतनी जल्दी चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं कि हर दिन आपको एक नई चीज़ आती है, तो वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम लेटेस्ट मशीनरी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, वो पिछले 15-20 साल से अब तो बिल्कुल वो दौर आ चुका है कि जो इक्विपमेंट मैंने बहुत साल अमेरिका में भी काम किया, तो जो इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ होता है वही यहाँ पे यूज़ होता है, और सिर्फ हमारी लैब में नहीं, बहुत सारी अच्छी लैब्स में। तो ये जो फ़र्क है बिटवीन हाई क्वालिटी लैब इन पाकिस्तान या हाई क्वालिटी लैब एनीवेयर एल्स, वो अब ख़त्म हो चुका हुआ है। कौन कौन से ख़ास तौर पे कुछ ऐसे होते हैं ना तशख़ीसी टेस्ट जो आप कहते हैं कि जी ये यहाँ पर बेस्ट हो रहे हैं, और ऑब्वियसली अब आप तो ये बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं कि आप बाकियों को भी कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं आपकी अपनी स्पेसिफिकेशन होती हैं, आप खुद कहते हैं कि जी यहाँ पर ये बाकियों से बेहतर काम हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि हर लैब का ना अपना एक मैंडेट भी होता है कि उसने किस तरह के पेशेंट्स को फैसिलिटेट करना है। हम समझते हैं कि हमारा मैंडेट ख़ास तौर पे पिछले 30 साल से हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पे बहुत काम कर रहे हैं। हीमोफीलिया पेशेंट सोसाइटी को हमने 30 साल से हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं कि आपको कट लगे तो खून बहता चला जाता है, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से हमारे जो हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट उसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ शामिल है। इसी तरह फिर कुछ ट्रांसप्लांट रिलेटेड टेस्ट्स हैं, कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ रिलेटेड टेस्ट हैं, जिसके अंदर हमारा डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि काफ़ी एडवांस्ड है। ग्रेट। फिर डॉक्टर साहब की अपनी स्पेशलिटी, मेरी स्पेशलिटी हिस्टोपैथोलॉजी है, बायोप्सी जिसको कहा जाता है जी। और बायोप्सी बेसिकली मदर है पैथोलॉजी की। तो उसके अंदर हमारे पास इस वक्त 18 हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं,
तो काफ़ी स्पेशलाइज्ड काम वो करते हैं, तो इसलिए हमें काफ़ी फ़ख्र है उसके ऊपर। रियली अप्रिशिएट, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ चल रहा है और मेमोग्राफी की सहूलत भी दी जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी भी ये ट्रेंड जो है वो इतना आम नहीं हो सका। लोग शर्माते भी हैं ख़वातीन, कुछ हमारा सोशल इशू भी है। सो अगर ये सहूलत है तो आपको क्या लगता है कि इस मंथ में लोग करा रहे हैं जितनी रेशो से करवाना चाहिए टेस्ट? जी, अच्छी बात यह है कि मैंने पिछले 15 साल में देखा है कि हमारे माशरे में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आई है कि एक चीज़ जिसको पहले आप सोशल मीडिया पे पोस्ट भी नहीं कर सकते थे, अब उसके ऊपर हम सिटी एट 10 पे बैठ के बात कर रहे हैं। और इसके अंदर बहुत क्रेडिट हमारे मीडिया को भी जाता है, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने शऊर को बढ़ाया है। एक चीज़ जिसको बिल्कुल टैबू समझा जाता था उसको अब हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज़ ये पाकिस्तान का नंबर 1 कैंसर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इसको टाइम पे डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसकी आउटकम बहुत बेहतर हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, हर साल अक्टूबर में वर्ल्ड दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। पिछले 15-20 साल से हम भी इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस बढ़ाने की। पहले हम सिर्फ कहते थे कि आप अपने आपको सेल्फ असेसमेंट करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं। अब हमारे पास मैमोग्राफी की सर्विस भी मौजूद है और जगहों पर भी है। और तो ख़ास तौर पे आफ्टर द एज ऑफ 35, आफ्टर द एज ऑफ 40 ख़वातीन को हर 1 साल बाद मैमोग्राफी करवानी चाहिए। हम भी अपने लैब पे डिस्काउंट दे रहे हैं पूरे महीने में। मकसद यही है कि लोगों को इनकरेज करें कि वो आके मैमोग्राफी कराएं ख़वातीन को। रियली ग्रेट। तो हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको बता देते हैं जी, चुगताई लैब पे स्पेशली इस मंथ के हवाले से जो है वो स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ज़रूर वो ख़वातीन जिनको थोड़ा बहुत भी ऐसे फील होता है, कुछ सिम्टम्स फील होते हैं, या आप 30-40 के बाद जो भी करवाना चाहें, ये बहुत ज़रूरी है जी, तो लाजमी कराएं। चुगताई लैब पे जो है इस पर स्पेशल डिस्काउंट दी जा रही है। डॉक्टर उमर हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर उमर चुगताई हमारे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, कुछ चीज़ें हैं बड़ी सेंसिटिव जिसमें हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। MRI होते हैं, CT स्कैन होता है, सो ये भी प्रॉपर जिससे हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट और जिस पे हम मुकम्मल ट्रस्ट कर सकते हैं, वो सहूलत दी जाती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और CT स्कैन्स और के अंदर ख़ास तौर पे अब तो लो डोज़ मशीन्स आ गई हैं जिसके अंदर रेडिएशन की डोज़ ऑप्टिमल होती है, यानी कि कम से कम डोज़ के अंदर बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी इमेजिंग को कैप्चर किया जा सके। उसके अंदर बहुत सारा यूज़ AI का भी होता है कि इमेज को तेज़ी से कैप्चर कर लिया जाए, रेडिएशन ज़्यादा देर तक ना दी जाए, और फिर बाद में AI उस इमेज को रिकन्स्ट्रक्ट कर लेती है। और इसी तरह MRI भी बहुत एक सेंसिटिव चीज़ है, उसके अंदर भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड है वो हमारे पास भी मौजूद है। उसका मकसद यही है कि छोटी से छोटी प्रॉब्लमैटिक चीज़ को भी प्रॉपर तरीके से असेस किया जा सके, डायग्नोस किया जा सके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों में ना मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि जब कभी भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएं, MRI कराने जाएं, सो अक्सर चीज़ें जो आपको वहाँ पर ही अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दी जाएं। आपके स्टाफ का ना एक कंडक्ट रवैया बड़ा मैटर करता है, सो उसके लिए क्या किया जाता है? देखिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, बिकॉज़ मैं हमेशा अपनी टीम से भी ये बात करता हूँ कि जो शख्स भी हमारे पास आता है वो एक परेशानी की हालत में आता है। कोई शौक से नहीं जाता किसी डॉक्टर के पास या किसी लैब के पास। तो हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी परेशानी ख़त्म नहीं कर सकते, थोड़ी सी कम ज़रूर करें। और उसके लिए बहुत मैटर करता है कि हमारा अपना रवैया कैसा है, हमारा अखलाक कैसा है, और हम उनके साथ किस तरह पेश आते हैं, किस तरह बात करते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे फ़ीडबैक मिलता है कि आपकी टीम बहुत अच्छे तरीके से डील कर रही है पेशेंट को। मेरी मदर गई, उनको बड़े अच्छे तरीके से डील किया। तो ये हमारा मिशन ही ये है कि क्वालिटी के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको हम कई दफ़ा इग्नोर कर जाते हैं कि ठीक है, सैंपल किसी ने दिया और हमने उसका टेस्ट की रिपोर्ट दे दी, लेकिन अच्छी से अच्छी टेस्ट रिपोर्ट भी अगर हमने पेशेंट को अपने रवैये के साथ, इखलाक के साथ सेटिस्फाई नहीं किया तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सो कुछ आपने स्टाफ की बात की, तो मुझे बताएं जो स्टाफ हायर किया जाता है उसमें मेल फीमेल स्टाफ इक्वली वैसे तो मैंने देखा है, बट किस तरह से क्या ख़वातीन को भी उतनी प्रायोरिटी दी जाती है, उतना ही सेफ एनवायरनमेंट है फीमेल्स के लिए भी? देखें, हमारी हायरिंग के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हर चीज़ जो है वो मेरिट पे हो। ख़वातीन जो चुगताई लैब में तकरीबन हर रोल में अपनी सर्विसेज दे रही हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि सीनियर रोल्स में ख़ास तौर पे टेक्निकल साइड पे तो ख़वातीन डोमिनेट कर रही हैं। उसकी वजह भी यही है कि ख़वातीन ज़्यादा अक्लमंद भी होती हैं और मेहनत भी ज़्यादा करती हैं।
और उनके ऊपर ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती है और उसके बावजूद वो बहुत अच्छा तरीके से डिलीवर करती हैं और अपने काम को ओन करती हैं। और फ्रंट डेस्क से लेके टेक्निकल डिपार्टमेंट्स तक हर रोल के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि ख़वातीन चुगताई लैब के अंदर किस तरह मर्दों के शाना बशाना बल्कि शायद उनसे आगे वो सर्व कर रही हैं। ग्रेट। कुछ रोल्स ऐसे हैं जिसके अंदर ख़वातीन नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक टीम घर पे जाके सैंपल लेती है, उसके अंदर हमने अभी तक ख़वातीन को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। अच्छा। मे बी डाउन द रोड हम करेंगे, लेकिन उसका कैसा रिस्पांस और वो ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि इस सर्विस को भी शुरू करना है? वो हुआ ये कि आज से कोई 12-13 साल पहले एक मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन किया कि उनकी वालदा बीमार हैं, वो आ नहीं सकती, तो आप किसी को भेज दें ड्राइवर के साथ टेस्ट करने के लिए, सैंपल लेने के लिए। और फिर 2 दिन बाद एक और दोस्त ने फ़ोन किया यही रिक्वेस्ट के साथ, तो डॉक्टर चुगताई ने कहा कि यार अगर लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम एक सर्विस क्यों ना शुरू कर लें। तो वहाँ से बात शुरू हुई और आज अल्लाह का शुक्र है रोज़ 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स घर पे अपना सैंपल देते हैं चुगताई लैब को, और ये सर्विस काफ़ी सारे शहरों में मैसर है। और मकसद यही है कि आपको चाहे डिसेबिलिटी है, मूवमेंट की डिफ़िकल्टी है या वैसी कन्वीनियंस के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो हम आपके पास आ जाएंगे। और ये सर्विस ग्रेट। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है जाके वहाँ पर अगर टेस्ट कराएंगे वही ज़्यादा बेहतर होगा, घर जो आ रहा है शायद वो उतना ट्रेन बंदा हो ना हो, तो इस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता? नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी टीम किसी के घर जाती है उसकी तो ट्रेनिंग और भी सख्त होती है। अच्छा। बिकॉज उसके अंदर देखें जो आपके दफ्तर आ रहे हैं, आपके सेंटर पे आ रहा है, वो आपकी इन्वायरमेंट में आ रहा है, उसके अंदर हर चीज़ कंट्रोल्ड है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ है। जब आप किसी के घर जा रहे हैं तो मैं अपनी टीम से कहता हूँ कि चादर चारदीवारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ग्रेट। तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी नज़रों में शर्म हो, आपको बात करने के तरीके में ऐसे हो कि अगले को लगे कि आप वाकई एक हेल्थ केयर वर्कर है जो उनके घर आए एक सर्विस देने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हमारी टीम में ख़ास तौर पे इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। दैट्स रियली ग्रेट। तो ये ब्लड कलेक्शन तक ही महदूद है कि इन फ्यूचर आपके ये भी प्लान है कि कुछ अगर ऐसे पेशेंट हैं जो कि बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड की सहूलत चाहिए, या फिर कोई किडनी के पेशेंट है, कुछ ऐसी अभी हम ब्लड कलेक्शन के साथ साथ हम घर पे एक्सरे भी करते हैं। अच्छा। और कुछ सिचुएशंस के अंदर हम घर पे डॉक्टर भी भेजते हैं असेस करने के लिए। इस सर्विस को मैं इंशाल्लाह ताला स्केल अप करेंगे। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि अब हम इस चीज़ पे हमारा फोकस है कि हम लोगों को ये बताएं कि कम से कम उन्हें अपने टेस्ट टाइम टू टाइम कराने हैं। आप हेल्दी भी हैं तो कितना ज़रूरी है। और कुछ लोगों को ना प्रॉब्लम होती है कि अच्छा महंगाई बहुत ज़्यादा है, सो कुछ हमें अगर टाइम टू टाइम पे पता चल जाए कि ऑफर्स लग रही हैं तब लोग करा लेते हैं। सो किस तरह से हमने लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना है? देखिए, बात यह है कि हम एक साइड पे बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर लोगों को पता चले कि कोई ख़ास ऑफ़र है, कुछ है, तो वो शायद उससे मोटिवेट होते हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू, कैंसर की हमने बात की, उसके साथ एक बहुत बड़ा इशू हार्ट डिज़ीज़ है जी। और अभी मैं देख रहा हूँ कि अब तो कम से कम एज के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। मैं अपने कार्डियोलॉजिस्ट दोस्तों से बात करता हूँ तो कहते हैं हमारे पास 28 साल के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, 35 साल के पेशेंट्स भी आ रहे हैं। तो पिछले ही हफ्ते हमने वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से हमने एक हार्ट प्रोफाइल लॉन्च किया है और उसके मकसद ये है कि कुछ पिछले 10-12 साल में नए टेस्ट आए हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन लोग हैं जो ज़्यादा एट रिस्क हैं फॉर हार्ट डिज़ीज़। तो और उसको हमने काफ़ी डिस्काउंटेड, एक स्टैंडिंग डिस्काउंटेड ऑफ़र पे बना के हमने उसको लॉन्च किया है। बिकॉज हम पूरे पाकिस्तान के हार्ट डिज़ीज़ के प्रोफाइल्स किसी एक प्रोमोशनल वीकेंड में नहीं कर सकते। तो मकसद यही है कि लोगों को पता चलता जाए और लोग पैगाम फैलता जाए और लोग एक डिस्काउंट अवेल करके इस टेस्ट को करवाएं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर वो हायर रिस्क पे हैं हार्ट डिज़ीज़ के तो उन्होंने क्या मेजर्स लेने हैं, डॉक्टर से मशवरा करना है, अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को किस तरह से मॉडिफाई करना है ताकि अपने उस रिस्क को मैनेज कर सकें। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि साथ साथ एक वो आगाही और काउंसलिंग वाला काम भी जो है वो आप कर रहे हैं। अच्छा, आप ही के नाम से बहुत सारी डिफरेंट लैब्स हैं, अब असली भी हैं या नकली भी हैं, बहुत सारी जगहों पे नकली भी हैं। इंश्योर कैसे किया जाता है? कोई ऐसी पहचान कि अगर मैं जा रही हूँ किसी भी करीबी अपने इलाके में तो मुझे पता हो ये चुगताई लैब की असल ब्रांच ही है? आपकी बात बिल्कुल सही है। कामयाबी के साथ साथ ये भी एक फैक्टर होता है कि जब आप कामयाब होते हैं, जब आप लोगों का ट्रस्ट गेन करते हैं तो कुछ लोग आपके नाम को मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन
हमने इसके ऊपर खामोशी से नहीं बैठे, हमने काफ़ी हेल्प ली है। हमने FIA से भी बात की है, हमने और इदारों से भी बात की है, हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वालों से भी बात की है। तो आहिस्ता आहिस्ता एक्शन हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे एक्शन लिया गया है जो फेक लैब्स हैं। बट जनरली स्पीकिंग हमारे पेशेंट्स अब वो बात नहीं रही जो आज से 20-25 साल पहले थी। अब आगाही का दौर है, लोग बहुत अवेयर हैं और उनको बड़ी जल्दी पता चल जाता है, अगले बच्चे के अखलाक से ही पता चल जाता है कि असल चुगताई लैब है कि नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, बेसिकली ये लोगों की अवेयरनेस के लिए हम समटाइम जाते हैं जी, क्लिनिक गए हैं, वहाँ छोटी सी लैब बनी है, आपको डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी इसी लैब से आप टेस्ट करा लेने चाहिए। अब मेरे ख्याल में किसी भी अच्छी लैब से टेस्ट करवाने चाहिए। अच्छी लैब, अच्छी शोहरत की लैब्स जो है वो उनकी लिस्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, हाथ पे गिनी जा सकती हैं। चंद अच्छी लैब्स हैं पाकिस्तान में जिस पे आपको ट्रस्ट है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मरहला होता है, इस पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मुझे ये बता दीजिएगा कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्लान में हैं चुगताई लैब के, जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्या हैं जो आप समझते हैं कि अभी तक नहीं है बट हम ये करने जा रहे हैं? एक चीज़ हमने शुरू की है वॉक इन क्लिनिक्स की। उसके अंदर ये फ्री वॉक इन क्लिनिक्स है, अभी हमने लाहौर के अंदर 10 जगहों पे स्टार्ट की हैं, जिसके अंदर कोई भी आ सकता है, किसी भी टाइम कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर कोई चार्जेस भी नहीं है। 24 आवर्स हमारे हेड ऑफिस में 24 आवर्स है और लालक चौक पे 24 आवर्स है, उसके अलावा 12 घंटे है। ठीक है। और उसका मकसद यही है कि पेशेंट, किसी भी पेशेंट को किसी भी टाइम पे डॉक्टर को दिखाना हो वो दिखा सकते हैं। अगर टेस्ट की ज़रूरत है तो कोई बंदिश नहीं है कि हमसे ही टेस्ट करवाएं, कहीं से भी टेस्ट करवा सकते हैं और वापस आके अपना नुस्खा भी दिखवा सकते हैं, प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हैं। और यही सर्विस अब हम अपने टेलीमेडिसिन के थ्रू अपना जो हमारा नंबर है सेहत का नंबर, उस पर भी अवेलेबल है। अच्छा, तो आप यानी मैं जब मर्जी कॉल करूं, अपना इश्यू बताऊं, लेट्स सपोज अब मुझे जिस तरह फ्लू हो रहा है, सो उसी टाइम मुझे मेडिसिन मिल जाएंगी कि ये मेडिसिन बिल्कुल डॉक्टर उसी वक्त आपसे चैट भी कर सकते हैं और आपसे बात भी कर सकते हैं। चलिए जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त है जी। सो आप अपनी मर्जी से, हम क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन के आदी है ना, खासतौर पे बच्चों के मामले में, बच्चे का गला खराब है वो, तो अपने से आप दवाई देने से बेहतर ये है कि जी आप चुगताई लैब की सर्विस से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके पास ये सहूलत भी मौजूद है। एक और बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि वो नीडल वाला ना डर अभी भी मुझे लगता है, तो इस चीज़ पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो ब्लड कलेक्शन वाले हैं वो बिल्कुल ट्रेन होने चाहिए। कैसे इंश्योर किया जाता है? कोई आपका ऐसा खुफिया मॉनिटरिंग का सिस्टम भी है कि पता चल जाए कि अगर कोई टेस्ट सैंपल ले रहा है तो वो बिल्कुल ट्रेन है? हमारा अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अच्छा। हम बच्चों को लेते हैं जिन्होंने BA किया होता है और उनको फिर हम 2 महीने के लिए ट्रेन करते हैं सैंपल कर। हमारे पास वो डमीज़ हैं, जिनके डमी आर्म्स हैं, जिन पे लोग बच्चे प्रैक्टिस करते हैं सैंपल लेने की। फिर उनका टेस्ट होता है, फिर सारे पास नहीं होते, जो पास होते हैं उनमें से फिर कुछ को हम फिर बाकी अखलाकियात पे और टेक्नोलॉजी पे और सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग करते हैं और फिर वो हमारे पूल में आते हैं। तो मकसद यही है कि जो बच्चे भी सैंपल ले रहे हैं वो नॉर्मल हेल्दी बंदे को कब कब अपने टेस्ट कराने चाहिए? अगर कोई सिम्टम्स फील हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कब, कितनी देर बाद, कितने टाइम पीरियड बाद ज़रूरी है कि आप कुछ टेस्ट, और वो कौन कौन से हैं जनरल जो कि सबको करा लेना चाहिए? साल में एक दफ़ा हमें अपना बेसिक टेस्ट करवा लेने चाहिए, जिसके अंदर लिपिड प्रोफाइल फॉर एग्जांपल, ताकि और उसके साथ फिर अब हमने हार्ट प्रोफाइल लॉन्च किया, साथ ही साथ यूरिया क्रिएटिनिन, और सबसे इम्पॉर्टेंट ख़वातीन के लिए CBC टेस्ट है, जिससे पता चलता है हीमोग्लोबिन कितना है। बिकॉज हीमोग्लोबिन अगर इम्प्रूव हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। बिकॉज हीमोग्लोबिन वो चीज़ है जिससे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है, तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत बेहतर हो जाती है अगर आपकी हीमोग्लोबिन बेहतर हो तो। ख़वातीन में कितना होना चाहिए ब्लड लेवल, जो आपका HP लेवल है? 13 से ज़्यादा। 13 से ज़्यादा, ओके। सो मैंने अभी रिसेंटली कराए थे, मेरा 12 था, यानी मुझे भी इस पे जो है थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर रहे हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं, और अक्सर हम इन मेहमानों से ज़रूर आपको इसलिए भी मिलवाते रहते हैं कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में किस कदर टैलेंट मौजूद है। और आर्ट की तो वैसे ही ना तो कोई हद है, अगर आपके अंदर शौक़ है तो बस आप कुछ भी कर सकते हैं। और वो पेरेंट्स मेरे ख्याल से ब्लेस्ड हैं जिनके बच्चों में इस तरह का आर्ट है, उनको आगे लेके आना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने
कुछ ही लोगों में ये स्पेसिफिक सलाहियत रखी है। हाथ तो अल्लाह ताला ने सबको दिए, उंगलियां सबको दी हैं, लेकिन कुछ उंगलियों में बड़ा ज़बरदस्त जादू रखा है। तो आज के मेहमान के साथ भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो ये जादू किस तरह से जगा लेते हैं। साहबजादा मनादी अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, पेंटर हैं जी, इनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। कब से हैं आप इस फील्ड में, कब ज्वाइन की? बचपन से शौक था? आर्टिस्ट हमेशा जो होता है वो उसको इस चीज़ों का शौक़ बचपन से ही होता है, और मुझे भी ऐसा ही था, बचपन से शौक़ था, ड्राइंग्स पेंटिंग वगैरह मेरा पैशन था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं इसको प्रोफेशनली लेके चल रहा हूँ। अच्छा। और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं एज एन कितने आर्टिस्ट। साल हो गए इस फील्ड में? मुझे असल में इस फील्ड में आए हुए, क्योंकि जाहिर सी बात अगर मैं इसको यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करूँ तो मैं 2015 में मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी और BS फाइन आर्ट्स किया। उसके बाद से मैं इसको प्रोफेशनली लेके जा रहा हूँ। उससे पहले भी मैं करता रहता था, लेकिन जैसे एक शौक़ की हद तक, तो अब इसको प्रोफेशनली लेके जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी BS फाइन आर्ट्स करने के बाद कितना निखार पैदा हुआ काम में, जब आपको लगा कि अच्छा भाई अब तो परफेक्शन आ गई है? देखिए ये जो होता है ना, ये आर्टिस्ट के ऊपर ही होता है। हम जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो टीचर्स हमें एक वे दिखा देते हैं कि हम इस मीडियम में हम काम कर सकते हैं आर्ट से रिलेटेड, ठीक है। बाकी ये आर्टिस्ट के ऊपर होता है कि वो उसको कितना उसको क्लियर करता है, कितना अपने टैलेंट को जो है वो निखारता है, वो अपना टैलेंट वहाँ शो करता है। बेसिकली वो उसकी अपनी प्रैक्टिस अपनी ही उसके ऊपर होती है। जस्ट टीचर्स आपको एक वे दिखा देते हैं कि आपने इस तरीके से अपना जो है काम करना है। बाकी ये आर्टिस्ट के ऊपर होता है कि वो उसको कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो आपको दिखाता है। इसमें आर्टिस्ट होता है वो होता है जिसका काम डिफरेंट हो, बाकियों से डिफरेंट हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना कॉपी वाला सिस्टम बड़ा चल रहा है। सो आपको क्या लगता है आपका काम किस तरह बाकियों से डिफरेंट है, जो आपको मुख्तलिफ बनाता है बाकी लोगों से? देखिए, अगर हम लेजेंड्स को देखें, हमारे जो पुराने जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो एक वक्त था जब आर्ट की एक स्टार्टिंग थी। अब हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं, अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही जो पहले ना हो चुकी। आप कुछ भी देख लें, किसी भी ऐसी चीज़ को आप देख लें कि हम इस चीज़ से कोई नया आर्ट करके दिखाएंगे। आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको उससे रिलेटेड बहुत से ऐसे आर्ट वर्क मिल जाएंगे। तो अब जो है अक्सरियत कॉपी वर्क ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंट हम उसके अंदर अपना कुछ एडप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसका एक स्टाइल हमने एक डिफरेंट कर लिया है। अदरवाइज हर मीडियम में हर तरह के स्टाइल में जो है वो आर्ट वर्क अब हो चुका है, और अब कोई ऐसी चीज़ बची ही नहीं है जो हम कहें कि अब ये कुछ नया हो सकता है। सिर्फ एक अंदाज हम बदलेंगे अपने आर्ट में, जिसकी वजह से बस थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। ठीक हो गया, ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने कही है कि अब ये हर कोई कह देता है कि जी हम तो कॉपी नहीं करते, हमारा तो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी अगर आप कॉपी कर भी रहे हैं तो आपका अंदाज उसमें ज़रूर नजर आ रहा है। आप किस मीडियम में ज़्यादा बेहतर आपको लगता है कि? मैं बेसिकली ऑयल पेंटर हूँ, लेकिन जो मेरा अपना जो एक सिग्नेचर मेरा वर्क जो है वो मेरा चारकोल में है। मैं चारकोल में काम करता हूँ। मेरा डिफरेंट इसमें रफ स्केचेस में आता है, डिटेल स्केच में आता है। तो मेरा सारा जो काम होता है वो तकरीबन चारकोल में ही होता है। चारकोल में होता है। सो मुझे ये बता दें, एक पेंटिंग बनाने में जैसे कि आप कह रहे हैं स्केच भी बना लेते हैं, कितना टाइम लगता है? देखें, अप्रोक्सीमेटली आपका जो टाइम एक लगता है वो तकरीबन 25 से 30 घंटे एक डिटेल वर्क में लगता है, कम से कम। लेकिन अगर आप जितना उसको टाइम देंगे, वही कहते हैं ना कि आप जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तो इसी तरीके से आप जितना उसको टाइम देंगे काम को, आपके काम में उतनी ही डिटेल वर्क, उतनी ही बारीकियां नजर आएंगी। ये आपके इसके ऊपर टाइम देने पर है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी ना किसी को आइडियलाइज करते हैं कि मुझे उसका काम बहुत पसंद है। आपको किसका काम पसंद है? मुझे बेसिकली जब मैं एक इस फील्ड में आया था, मैं एक आर्टिस्ट है हमारे पाकिस्तानी, हालांकि उनका काम डिफरेंट है। वो एक कैलीग्राफर हैं, थे, और उनका नाम है इस्माइल गुल जी। वो एक बहुत मशहूर हमारे आर्टिस्ट थे। बेसिकली उनकी अगर हम डिग्री देखें तो वो एक इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम जो है वो आर्ट में कमाया, ख़ासतौर पे कैलीग्राफी में। तो वो मेरे जो थे, मैं उनका फ़ैन था। उनकी कुछ ऐसी बातें जो थी जो काफ़ी दिल को मेरी लगती थी, इस वजह से मैं उनको लेके फिर आगे चला हूँ। लेकिन मेरा काम उनसे डिफरेंट है, जाहिर सी बात है, वो कैलीग्राफर थे और मैं जो हूँ पोर्ट्रेट स्केचर हूँ। सो कभी कैलीग्राफी की? नहीं, मैंने कैलीग्राफी जस्ट एज प्रोजेक्ट के तौर पे की है, लेकिन उसको मैं आगे नहीं लेके जा रहा, क्योंकि मेरा काम डिफरेंट है। हर आर्टिस्ट का एक अपना टेस्ट होता है। ऑब्वियसली। सो आर्टिस्ट डिफरेंट होते हैं। आपको लगता है आप डिफरेंट हैं अपने इर्द गिर्द वाले इन्वायरमेंट से? और मुझे लगता है कि थोड़े पोलाइट भी होते हैं, बाकी लोगों से नरम दिल रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। मैंने एक ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जिसको अगर हम बेसिकली हम उसको से बात करें तो हम थोड़े से कहेंगे ये थोड़े से साइको हैं। अच्छा।
तो ज़रूरी नहीं होता, ये लोगों की सोच होती है कि आर्टिस्ट हैं तो वो बहुत नरम दिल के होंगे या बहुत डिफरेंट है, ऐसा नहीं होता। बाद आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो एक आम इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अच्छा। उनकी सोच इस हद तक भी चली जाती है क्योंकि वो अपने आर्ट की दुनिया में इतने वो पॉजेसिव हो जाते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं सिर्फ अपने आर्ट को दिखाने के लिए। तो मैं बहुत से ऐसे आर्टिस्ट से मिला हूं जिनको देख के मेरी ये जो एक सोच थी कि आर्टिस्ट बहुत नरम दिल के होते हैं, ये चीज़ मेरी ख़त्म होगी। ये आपके अंदर के उस पर होती है। आप आर्टिस्ट, हम नहीं कहते कि एक बंदा आर्टिस्ट है तो वो वाकई नरम दिल का होगा। ये इंसान की अपने दिल की ही बात होती है। बहुत से लोग होते हैं जो कसाई भी होते हैं लेकिन वो नरम दिल के होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट हो तो चले, नरम ये दिल तो का फिर ही हो। तासुर हमारा जो एक बना था वो आपने सच भी बता दिया, क्योंकि आप करीब से जानते भी हैं। मैं दिखाना चाह रही हूँ और मुझे इस टाइम मैं ज़रूर अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी, बहुत कम टाइम में आपने ये स्केच बनाया है और ये मेरी तस्वीर बनाई है जी। मैं ज़रूर दिखा दूँगी। देखें जी कितनी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच इसके लिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत ही प्यारी, कितने टाइम में बनाई है आपने? ये मुझे एक रात में बनानी पड़ी है। वाह, बहुत ज़बरदस्त। तो आपने तो, मैं कहती हूँ, ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। नॉर्मली कितने टाइम में बनाते हैं? नॉर्मली मैं तकरीबन मुझे वीक का टाइम चाहिए होता है जब मैं क्लाइंट्स अच्छा। का बनाता हूँ। जिस तरह कि मैंने इनके बनाए मैं आपको दिखाता हूँ। इनको तो आप जानते ही जी होंगे। बिल्कुल जानते, क्यों नहीं जानते, इनको कौन नहीं जानता। ये देखिए जी, बड़ा खूबसूरत, ज़बरदस्त। और ये जी, इस तरीके से ये इनकी पर्सनैलिटी जो है वो मेरी फेवरेट है। अच्छा, वाकई जी बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत ज़बरदस्त है। और मेरे ख्याल से बहुत ही डेप्थ में बनाई की, एक एक फीचर इतना आपने क्लोजली उसको किया है। ये देखिए जी कितना खूबसूरत है, बच्ची की आइज़ देखें कितनी प्यारी लग रही है। बहुत ही ज़बरदस्त काम है आपका जी। इसको क्या कहते हैं स्पेसिफिकली ये बेसिकली इस फॉर्म को? ये चारकोल में पोर्ट्रेट, चारकोल में है, ठीक है। ये ख़राब तो नहीं होता बिल्कुल? नहीं, भी? नहीं। ठीक है। टोटली पेंसिल से बना हुआ है? चारकोल पेंसिल डिफरेंट होती है, ऑर्डिनरी पेंसिल नहीं होती जिसमें नॉर्मल लेड पेंसिल होती है वो। क्योंकि चारकोल का इस्तेमाल मैं इस वजह से करता हूँ क्योंकि इसके अंदर ग्रेफाइट का इस्तेमाल नहीं होता। ग्रेफाइट बेसिकली आपके आर्ट में ना शाइनिंग पैदा कर देती है जो थोड़ा सा उसको ना एक रियलिस्टिक टच नहीं दे पाता। तो इस वजह से मेरा जो काम होता है वो चारकोल में होता है, जेट ब्लैक में होता है, जिसे मैट ब्लैक भी कहते हैं। तो इस वजह से उस काम में रियलिस्टिक एक फील आती है। ठीक हो गया। नए आने वालों को अगर कोई मैसेज देना चाहें, वो लोग जो कि आर्ट की फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से लेना है? देखें, सबसे पहली बात है अगर उनको शौक है तो उस चीज़ को आगे लेके चलें। दुनिया को ना देखें कि वो किस फील्ड में जा रहे हैं, स्कोप क्या है। स्कोप आपने खुद बनाना है अपने टैलेंट से। तो बाकी अगर शौक है तो फिर जाहिर सी बात है उसमें कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर वो जैसे ऐसे ही आना चाह रहे हैं कि हम शौक नहीं है लेकिन सीख लें, तो फिर उनके लिए मुश्किल अच्छे पैसे कमा सकते हैं? ये डिपेंड करता है आपके शौक के ऊपर, आपकी अपनी मेहनत के ऊपर। और जाहिर सी बात है थोड़ा सा वक्त, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ बहुत सी और मसाइल हैं जिसको लोग फेस कर रहे हैं, तो इस वजह से इसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं जाती। लेकिन जो लोग आर्ट को समझते हैं तो वो ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी, गुड लक कहना चाहेंगे। और मेरे ख्याल से ये लोग मोटिवेशन होते हैं उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि अच्छा इस पर अगर टाइम देंगे तो शायद फिर आपको इतने इतने बड़े नाम जब नज़र आ रहे होते हैं आप डर भी रहे होते हैं, बट आपकी मेहनत और आपकी लगन और मुसलसल काम करना आपको एक मकाम पर ले जाता है, जिसकी मिसालें हम वक्तन फ़वक्तन आपसे मिलवाते रहते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जिनकी सालगिरह है 6 तारीख को, उनको विश करने जा रहे हैं जी। आकाश मुगल, जैन इरफान, और इसके बाद जी फ़िज़ा इरफान की बर्थडे है। शामीर की सालगिरह है। मोहम्मद हसनैन की बर्थडे है। चौधरी अरशद गुजर, जुनैद खान, अजीम असलम, और इसके बाद जी हानिया गेलानी। आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तो अगर आपकी कल सालगिरह है यानी 7 तारीख को, अपनी पिक्चर हमें भिजवाएं और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। इसके लिए आपको क्या करना है जी, स्क्रीन पर नंबर दिखा दें, इस नंबर पर आपने अपनी पिक्चर भेजनी है और जितनी जल्दी भेज देंगे उतनी जल्दी आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा, आपकी सालगिरह को भी स्पेशल बनाया जाएगा। सेकेंडली, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। अपना फीडबैक दीजिए, आपको कौन सी चीज़ें प्रोग्राम में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, हमें क्या चीज़ें ज़्यादा शामिल करनी चाहिए, कौन से सेगमेंट्स हमें जो हैं वो ज़्यादा रखने चाहिए, ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आप सिंगिंग करते हैं, अगर आप पेंटिंग करते हैं, आप में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, हमारे साथ वो भी शेयर कीजिए, हम आपको अपने प्रोग्राम में भी बुलाएंगे जी। अपना फीडबैक हम तक पहुंचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।